हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, क्लास रिकॉर्ड हो रही है गुड आपके में? आफ्टरनून। रिकॉर्ड का सिंबल आ रहा है क्या आपके में? हाँ हाँ सर। ठीक। हाँ सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर क्या है, आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मॉड्यूल में, या जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वो इन दोनों कंसेप्ट से आएंगे जो आज पढ़ेंगे हम। सही है। तो फर्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे, एरिया बाउंडेड बाय पैरामीट्रिक कर्व। अब पैरामीट्रिक कर्व के बारे में हम तो जानते हैं कि अगर कोई भी कर्व दिया हुआ है और उसमें आपका जो एक्स और वाई है वो एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और सिंगल वेरिएबल जनरली हम टी कंसीडर करते हैं या थीटा लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जो जिसमें एक्स इक्वल टू टी के फॉर्म में लिखा हुआ है और वाई इक्वल टू समथिंग टी के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो वो हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया। तो अब हमें ऐसे फंक्शंस का एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या किया जाएगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, इसको मैं y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो इस केस में जब आप x एक्सिस पे एरिया कैलकुलेट कर रहे होगे, तो यहाँ पे जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो इस वाले केस में क्या होता है, ये y इंटू डी एक्स होता है। तो y डी एक्स होता है। तो जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, y मल्टीप्लाई डी एक्स या एफ एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपका एफ एक्स जो है वो y है, तो y को हमने y ऑफ टी, और देखिए dx आ रहा है, तो dx आपको कब मिलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है आपका। जैसे मान लीजिए x ये दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें dx मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या आया, y ऑफ t और x डैश ऑफ t dt। तो वाई टी लेना है आपको जो भी दिया हुआ है, और इसको डिफरेंशिएट करके ले लेना है और डी टी ले लेना है, और इसको इंटीग्रेट कर देना है टी वन से टी टू तक का। अब टी वन से टी टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक्स वन का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए से बी तक का। तो ये वैल्यू पुट करके हम टी वन और टी टू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे टी वन पे ए और टी टू पे बी हो गया, तो टी वन से टी टू चले जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप पैरामेट्रिक कर्व अगर कोई दिया हुआ है तो उसका आप एरिया कैलकुलेट करोगे। हाँ, कुछ कर्व अगर डायरेक्टली दे रखे हैं जिसको मैं बड़ी सिंप्लीफाई करके इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आप कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको कन्वर्ट करना ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो उसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे इसके फॉर्म में। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बी साइन थीटा ले रखा है हमने। सही है। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। वैसे हम क्या देखते हैं कि एक्स बाई ए अगर आप लोगे तो यहाँ से आपको कॉस ऑफ टी मिलेगा, और वाई बाई बी लोगे तो यहाँ से आपको साइन ऑफ टी मिलेगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये इक्वल टू वन आ जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो इलिप्स का आपको एरिया कैलकुलेट करना है माइनस ऑफ ए से ए तक का। ये इसके एंड्स मेजर एक्सिस के एंड्स कोऑर्डिनेट हो गए। तो जब आप x इक्वल टू यहाँ पे a पुट करोगे और माइनस ऑफ a पुट करोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू a कॉस ऑफ t है, और a कॉस ऑफ t को a के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से कॉस t इक्वल टू वन हो जाएगा। इसका मतलब t का वैल्यू जो हो गया जीरो। तो एक वैल्यू यहाँ से जीरो आ गया। दूसरा, a कॉस ऑफ t को आपने माइनस ऑफ a के इक्वल रखा, तो यहाँ से कॉस ऑफ t इक्वल टू माइनस वन आ गया, तो और t का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई। तो ये दो आपके वैल्यूज आ गए। तो हमें इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, जो अब माइनस ए से ए वाई डी टी, माइनस ए से ए वाई डी टी। तो वाई डी टी अभी मतलब ये हाफ एरिया देगा, इतना एरिया देगा। ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस दो वैल्यू लेना होता आपका, या टू टाइम्स आप इसको कर सकते हैं। तो जो आपका माइनस ए पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो पाई है, ए पे आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो जीरो है। और इंटीग्रेट अगर हमें करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई डी टी। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डिफ्रेंशिएट करके कितना आ गया, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए और कॉस टी का माइनस ऑफ साइन टी डी टी। तो आपका जो फंक्शन है जब आप इंटीग्रल करते हो तो क्या आता है, वाई टी वाला फंक्शन आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा। तो यहाँ पे आपका वाई की जगह पे बी साइन टी रख दोगे, और ए मल्टीप्लाई माइनस साइन टी पुट करोगे तो माइनस ऑफ ए बी साइन स्क्वायर टी डी टी आ जाएगा। इसमें से आप माइनस इसको अगर चेंज करते हो, है ना, तो ये जीरो टू पाई जा रहा है, इसको आप इंटरचेंज करोगे, पाई टू जीरो करोगे,
तो रिवर्स करने से क्या होगा, माइनस साइन आगे से एक आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी हो गया। 0 to पाई साइन स्क्वायर टी डी टी। अब साइन स्क्वायर टी को हम क्या करेंगे, इसे हमें एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 - cos 2 थीटा रख सकता हूँ। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 1 - cos 2 थीटा से, और इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो 1 का इंटीग्रेशन टी और cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t/2 हो जाएगा। और 0 से पाई तक का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे पाई पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे पाई पुट करोगे तो ये पाई हो जाएगा, तो पाई AB/2 हो गया। ये एरिया आ गया हाफ का, यहाँ से यहाँ तक का। तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, पाई AB। तो टोटल एरिया ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा, पाई ऑफ AB। ठीक है। तो ये आपको बेसिक मेथड यूज करना है जब पैरामीट्रिक टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। कंसीडर द पॉइंट ए ऑफ टी एंड बी ऑफ माइनस ऑफ टी ऑन द कर्व। और कर्व की इक्वेशन दे रखी है x = 1/2 ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस ऑफ टी। और दूसरा दे रखा है y = 1/2 ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी। ठीक है। अब जब इसको देखोगे, और क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बिटवीन द लाइन ओ ए ओ बी। ए और बी पॉइंट दे रखा है एंड द गिवन कर्व वेयर ओ इज ओरिजिन। ठीक है, तो ओ आपका ओरिजिन दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कौन सा कर्व फॉर्म करेगा। तो हमने एक्स स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो 1/4 ई टी की पावर टी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ई की पावर -2t का होल स्क्वायर, और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर टी और ई की पावर माइनस ऑफ टी। तो ये क्या हो, ये तो इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे 2ab आता, तो 2ab की जगह पे 1 हो गया है ना, तो ये 2 हो गया। सिमिलरली इसका होल स्क्वायर करोगे तो -1/4 ई की पावर टी का होल स्क्वायर, ई की पावर -t का होल स्क्वायर, और -2ab। तो यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये दोनों जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा, यहाँ से आपको 2/4 करोगे 1/2 मिलेगा, और यहाँ से भी 1/2 मिलेगा। तो 1/2 + 1/2 फाइनली कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है। तो पहले हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, इस तरह का ग्राफ फॉर्म होगा यहाँ पे। इस और क्या बोल रखा है, ओ ए। अब दो दो पॉइंट आपको दे रखे हैं ए एंड बी। एक तो ए ऑफ टी है और दूसरा बी ऑफ माइनस ऑफ टी है। तो ओरिजिन को आपने इससे ज्वाइन किया और ओरिजिन को इससे ज्वाइन किया, तो इन दोनों से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये आपका साइड रीजन हो गया। अब आप ये देखिए कि इस वाले पॉइंट को जब आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले मैं ये हाफ एरिया कैलकुलेट करूंगा यहाँ से ऊपर का जो एरिया है। इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप ये देखो, जब मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के एरिया में अगर आप ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एरिया इंक्लोज बाय द हाइपरबोला, वो सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये सैडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। सही है। तो सैडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमने ट्रायंगल के एरिया में से हाइपरबोला का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसके लिए ये जो पॉइंट टी है, ये टी यहाँ वैल्यू देख लेते हैं, और एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया है, और क्या दे रखा है, 1/t ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस ऑफ टी। ये आपका एक्स हो गया। और वाई का वैल्यू क्या है, 1/t ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी। तो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है एक्स वाले में। तो ये है।
तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाला, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक का एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1/2 ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस ऑफ टी हो जाएगा। और दूसरा वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो यहाँ से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया इंक्लोज बाय द हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसको भी अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, अब टी के रिस्पेक्ट में यहाँ से, अब मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि जब आप ये फंक्शन आपने जो ड्रॉ किया है वो इस तरह से बनाया हुआ है ना, वो जनरली जाता कैसे, इस तरह से जा रहा होता है, यहाँ से ऐसे करके जा रहा होता है जब आप हाइपरबोला बनाओगे तो। सही है। तो इसीलिए क्या है आपका, जीरो से अप टू टी तक का, यहाँ तक का इंटीग्रेट कर रखा है हमने, जीरो से टी तक का। और आपका इंटीग्रेशन में क्या आएगा, y, तो y का वैल्यू कितना है, 1/2 ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी, ये y हो गया। और y के साथ dx है ना, तो dx की जगह पे क्या आएगा आपको, e टू दी पावर, जो x दिया है x को डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो यहाँ पे x को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो आप अगर x को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या है, देखो ये आपका x था, e की पावर t तो e की पावर t रहेगा, मगर e की पावर माइनस ऑफ t में क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस ऑफ t, और माइनस t का डिफरेंशिएशन -1, तो इसलिए आगे से माइनस साइन आ जाएगा। तो ये है आपका एरिया ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है हमें। तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 है, तो 1/4 हो गया। a प्लस बी, ए माइनस बी था, तो इसीलिए हमने क्या, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाले टर्म की बात करें तो 1/2 दिया है, 1/2 दिया है तो कितना हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा। और ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका हम क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, और 2ab आ जाएगा, तो यहाँ से आपको 2 मिला। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये जो टर्म है इसमें से 1/2, अब इसको इंटीग्रेट करना है। e की पावर 2t को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। सिमिलरली e की पावर -2t को अगर इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर -2t डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। माइनस यहाँ आने वाला जो टर्म है, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इसको 1/-1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो, यहाँ आने वाला जो टर्म है, e की पावर 2t और 4 × 2, तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म, पहला वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड वाला जो टर्म आ रहा है यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, देखो है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और माइनस माइनस प्लस और 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो t/2, फाइनली यहाँ से आपको t/2 मिल जाए। मगर ये जो एरिया आपने कैलकुलेट किया था, ये हाफ एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, और इतना ही एरिया नीचे भी होगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसको 2 टाइम्स कर दोगे, तो फाइनली आपका जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि किस तरह से पैरामेट्रिक वाले जो क्वेश्चन है उसका एरिया हम निकालेंगे। हाँ सर। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ए कर्विलिनियर सेक्टर इन पोलर कोडोइड। सही है ना, जब ये कोडोइड ना अपने आप में मतलब एक तरह का फिगर है, सही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आप ये देखो, यहाँ पे पहले बेसिक जो कंसेप्ट यूज किया गया है इसमें, जब भी आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो पोलर कोऑर्डिनेट के केस में आप कैसे एरिया कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट मतलब एक साइड रीजन लिया, जो ये देखो, ये कर्व भी है और ये ट्रायंगल के फॉर्म में एक सेक्टर है। सही है ना, तो ये वाला ये जो दिया है ये एक सेक्टर है। तो अब क्या है, इस सेक्टर के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे आने वाला ये जो साइड होगा और यहाँ पे ये दोनों जो साइड है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। सही है, इतना छोटा सेक्टर हमने ले रखा है, या आप यहाँ फॉर्म होने वाला जो एंगल है, स्मॉल एंगल है, वो डी थीटा इतना स्मॉल है। सही है कि ये दोनों जो आपके आर्क होंगे, सॉरी आर्क नहीं, रेडियस होगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सही है, तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, फॉर स्मॉल एंगल यहाँ पे ये जो इस तरह से फॉर्म हो रहा है ना, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करे। यहाँ पे जो आर्क है, तो ये आर्क और ये जो लेंथ होगा, साइड का जो ट्रायंगल का लेंथ होगा, इन दोनों में उतना डिस्टेंस नहीं होगा व्हेन डी थीटा इज 10 to 0।
तो उस केस में मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, इसे एज ए ट्रायंगल कंसिडर कर सकता हूँ। और अगर ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। सही है ना। तो आप देखो इसी का हमने बेसिक यहाँ पे यूज़ किया है। हाफ 1/2 हो गया, हाफ हाइट की जगह पे ये और ये। अब देखो यहाँ पे अगर ये स्मॉलेस्ट है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच का एंगल वेरी वेरी स्मॉल है, तो उस केस में यहाँ से आने वाला जो हाइट है और ये वाला जो डिस्टेंस है आपका आर जो होगा, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आप ट्रायंगल की हाइट और ट्रायंगल की साइड ये ऑलमोस्ट सेम होगा। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी जगह 1/2 इंटू आर ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है आपका, इसको आप साइड ऑफ द ट्रायंगल उसको आपने आर ले लिया। नेक्स्ट जो ये वाली जो साइड है, अभी मैं ये डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता, मगर मैं आर्क जरूर निकाल सकता हूँ अगर मुझे ये थीटा एंगल पता हो तो। इसीलिए हमने आर इंटू डी थीटा ले लिया। तो आर इंटू डी थीटा क्या, तो यहाँ से हमें आर्क मिल गया, तो ये आर्क है। और यहाँ पे ये हाइट के को क्या ले लिया है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटेड क्या मिल जाता है आपको, इससे जैसे जैसे डी थीटा, अब डी थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो उसके लिए ये एज ए ट्रायंगल ही बिहेव करेगा। तो यहाँ से आपको 1/2 आर इंटू डी थीटा मिलता है। तो यहाँ से आर मल्टीप्लाई आर क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, डी थीटा आ गया और 1/2 हो गया। तो कभी भी आपको पोलर में कोई भी कर्व दे रखा है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा करते हो। सही है। तो 1/2 आर स्क्वायर क्या करोगे, डी थीटा करोगे। अब क्या है, ऐसे कर्व में जहाँ पे पोलर कर्व दिया होता है वहां पे आपका जो फंक्शन होगा वो आर इक्वल टू थीटा के फॉर्म में दिया होगा। सही है, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में इक्वेशन दिया होगा, तो इस इक्वेशन का आप यूज करोगे। तो यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर है तो आर यहाँ से मिल जाएगा आपको एफ थीटा के फॉर्म में, और डी थीटा के फॉर्म में आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिक इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए कोडॉइड आर इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। सही है ना। तो आर इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा लिया। तो इसका जब ग्राफ बनाया तो आपने देखो, अगर कॉस थीटा की जगह अगर आपने 90 लिया तो ये जीरो हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिल गया। अगर इसकी जगह पे 3 पाई बाई 2 लोगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा तभी भी, और उस केस में भी है ना। ठीक है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो आप ये देखो यहाँ पे दो वैल्यू, एक ए आ रहा है एक ये वाला वैल्यू आ रहा है। क्लियर है। दूसरी बात क्या है, जब आप थीटा की जगह पे जीरो वैल्यू लोगे तो जीरो लेने पे आपको क्या मिलेगा, 1 - 1, और यहाँ पे आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो आर का वैल्यू जीरो ये वाला पॉइंट हो गया। तो थीटा इक्वल टू जीरो पे आर का वैल्यू जीरो है, और जैसे जैसे थीटा आप इंक्रीज करते जाओगे आर का वैल्यू ए हो जाएगा। फिर आपने अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई लिया, तो पाई पाई लेने पे कॉस पाई इक्वल टू -1 होता है, तो 1 - -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये टोटल आर का वैल्यू कितना देगा, 2a। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आपका, 2a डिस्टेंस है। और ये कब है, जब एक्स एक्सिस से बनने वाला जो थीटा एंगल है वो आपका 2 पाई है। तो अगर 2 पाई एंगल होगा तो आर का डिस्टेंस वैरी, अब देखो आर जो है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। सही है ना। तो ये हो गया। अब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब मुझे क्या है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये सैडल रीजन है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया कि 1/2 आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो आर का वैल्यू आपको दे रखा है। अब क्योंकि दोनों ही पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई तक का आपको इंटीग्रेट करना है। और 1/2 आर स्क्वायर में ए स्क्वायर हो गया, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको बेसिक फॉर्मूला लगाना है और इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ से 2 × 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर चले गया। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 + cos² थीटा माइनस 2 cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो से पाई तक का इंटीग्रेट करना है। तो ए स्क्वायर हो गया, 1 हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 cos² थीटा को 1 + cos2 थीटा लिख सकते हो। तो ये 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। दूसरी बात यहाँ पे 1/2 और ये cos2 थीटा को अगर इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 थीटा/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका cos थीटा का इंटीग्रेशन, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। सही है। तो फाइनली यहाँ से 3/2 थीटा आ गया, 1/2 sin 2 थीटा/2 हो गया, और यहाँ से -2 sin थीटा हो गया। और इंटीग्रेट आपको कहाँ से कहाँ करना है, 0 से पाई तक का। तो अगर मैं यहाँ पाई पुट करूंगा तो पाई आएगा, sin 2 पाई 0 होता है, sin पाई 0 होता है।
फिर अगर जीरो पुट करूंगा तो जीरो, जीरो पुट करूंगा जीरो, जीरो पुट करूंगा जीरो, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 3/2 पाई इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 3/2 पाई इंटू ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बेटे? थोड़ा सा समझ में आया किस हाँ तरह से सर। करना है जब आपको जो फंक्शन है वो आर के फॉर्म में मिलेगा, यानी पोलर फॉर्म में मिलेगा। आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, 1/2 r² इंटू डी थीटा। कहाँ से फॉर्मूला है वो समझ में है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है। अब जैसे इस क्वेश्चन को ही आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल, और सर्कल क्या दे रखा है, आर इक्वल टू, देखो अब आर इक्वल टू √2 इंटू ए। अब तो जैसे जेड होता है ना, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिमिलरली यहाँ पे मॉडुलस जेड की जगह क्या ले लिया, आर ले लिया। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, √2 इंटू ए, यानी ये एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a। तो एक ये सर्कल मिला आपको। दूसरा सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, आर इक्वल टू 2a cos थीटा। सही है ना? तो आर इक्वल टू 2a cos थीटा ये दिया हुआ है। तो आप अब देखो ये वेरिएबल सर्कल है ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे थीटा वेरी करते जाएगा ये वैल्यू वेरी करते जाएगा। अब इसका सेंटर क्या होगा, सही है। तो यहाँ पे आपने ये जो है, जब आप, अब देखो ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सही है ना। आर इक्वल टू, यहाँ पे √2a था और आर इक्वल टू 2a cos थीटा था। तो 2a cos थीटा में क्या होगा कि इसमें जब आप इनिशियल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू। सही है, तो cos थीटा आप जीरो, जब जीरो पुट करोगे तो जीरो पुट करने पे कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 2a। तो ये 2a हो गया। और उसके बाद मैक्सिमम यहाँ से आप यहाँ तक का आप जब जा रहे हो, है ना, इसमें वैल्यू पुट करो। अब पाई पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, नहीं पाई की पुट करेंगे इसमें, cos थीटा पॉजिटिव होता है और मिनिमम इस पे जीरो आएगा और मैक्सिमम वन आएगा। ठीक है, तो cos थीटा में आपने जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया आर का वैल्यू, और मैक्सिमम वन पुट किया तो आपका 2a हो गया। सही है, तो ये हो गया। तो यहाँ से आपका एक दूसरा सर्कल शुरू हुआ, सही है ना, ये वाला सर्कल। अब इस सर्कल के लिए क्या, कि जब ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको थीटा पता चलेगा तभी तो आप इंटीग्रेट करोगे। और ये क्या है, आर इंटू डी थीटा वाला है ना। जब भी आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आर इंटू डी थीटा आ रहा है, और थीटा वन से लेके थीटा अल्फा से बीटा तक का यहाँ पे जा रहा है ना। तो आपको इसमें भी थीटा इसी तरह से कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें जो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है ना, वो यही होता है कि थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाए। सही है, अब जिसको एक बार समझ में आ जाएगा वो तो कर लेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखो ये वाला वैल्यू दिया है, ये दिया है, तो दोनों को इक्वेट कर दें क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ से क्या होगा, 2a cos थीटा इक्वल टू √2a। सही है, तो 2a cos थीटा, 2a cos थीटा इक्वल टू √2a मैंने कर दिया। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। सही है, तो cos थीटा 1/√2 कब होता है, पाई/4 पे। तो एक वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये पाई/4। क्लियर है, तो ये आपका पाई/4, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा कितना होगा, पाई/4। अब देखो क्या है कि आपको तो एरिया इंक्लोज द टू सर्कल, ये वाला एरिया चाहिए था, मगर यहाँ से यहाँ तक का, इस वाले पॉइंट तक का जब आप जाओगे, तो ये आपका 0 से पाई तक का एंगल फॉर्म कर रहा है, और इसके बाद यहाँ से पाई/4 से आगे एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब यहाँ से एंगल फॉर्म करना शुरू किया, और जैसे जैसे इस कर्व पे आओगे 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 आओगे, और तो फाइनली आपका ये जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा इस पॉइंट पे, वो कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला कर्व है, ठीक है, ये वाले कर्व पे आपने कोई भी आर लाइन ड्रॉ किया ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो 0 से पहले एक पाई/4 जा रहा है, तब तक का ये वाला फंक्शन है, ये वाले सर्कल का कर्व यूज किया है। और आफ्टर डेट उसके बाद आपने कौन सा कर्व यूज कर रखा है, दूसरे वाले का, 2a cos थीटा वाले का। सही है, तो 2a cos थीटा वाले का यूज किया, इसीलिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया 0 से पाई/4, 1/2 r² इंटू डी थीटा। तो r² इंटू डी थीटा। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए क्या होगा, पाई/4 से पाई/2 जाएगा,
और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2a कॉस थीटा है तो इसका होल स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर 2a कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा इंटू डी थीटा। सही है। तो फिर उसके बाद तो इंटीग्रेट ही करना है इसको। √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 2a आएगा, ए स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा आपका क्या है, और ये तो इंटीग्रेट किया उसके बाद π/4 से 0 था तो π/4 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ π/4 आ जाएगा। सिमिलरली 1/2 2a कॉस थीटा तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1/2 है तो 2 आप बाहर ले लो। आ, इसमें कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 4 होगा और 4/2 करोगे तो 2 आएगा तो 2a स्क्वायर आएगा, तो यहाँ नीचे 2 नहीं आना चाहिए, तो 2a स्क्वायर आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। हाँ, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा को 2 से हमने, सही है, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया आपका 1 + cos 2 थीटा बन गया। ठीक है, तो 1 + cos 2 थीटा हो गया, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 में तो क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आएगा तो π/2 माइनस π/4 हो जाएगा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और π/2 से π/4। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये ए स्क्वायर दे देगा, यहाँ पे पहला a²/4 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर यहाँ पे आपका π/2 में से π/4 जाएगा तो π/4 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई π/4। और नेक्स्ट यहाँ आने वाला जो वैल्यू है ये क्या है, साइन, अगर यहाँ पे π/2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा तो 0, और π/4 पुट करोगे तो π/2 होगा तो ये -1/2 देगा। अब जो -1/2 वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म ए स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होता जो बाहर है सबके, तो अगर ए स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो फाइनली यहाँ से ए स्क्वायर π/4 और ए स्क्वायर π/4 आपका ए स्क्वायर π/2 हो गया, माइनस ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो फाइनली वी गेट π/2 माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, तो इस तरह का वैल्यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ट्रिकी पार्ट क्या है कि आप थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक का आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि कई बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं इसके, इससे रिलेटेड जो 1/2 आर स्क्वायर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय x² माइनस y² इक्वल टू 1। ठीक है, ये दे रखा है, और एक्स एक्सिस और क्या दिया है, y = 3x/4। तो x² माइनस y² इक्वल टू 1, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ किया, इधर आएगा और एक लाइन इधर आ जाएगी, इस तरह से एक लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये दो लाइन ऐसे चलेगी। और क्या है इसमें, एक्स एक्सिस लेना है और y = 3x/4 लेना है, तो y = 3x/4 आपने लाइन ले लिया। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोल रखा है यहाँ पे, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है। एक सेकेंड ना बेटा।
हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एक्स एक्सिस है, और वाई इक्वल टू 3x/4 ये दिया हुआ है। सही है ना। तो अभी क्या है, वैसे हमसे क्या बोला है, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए हमने ये वाला बनाया नहीं था। सही है। नहीं तो ये आप जब हाइपरबोला बनाओगे तो ये और ये दोनों आ जाएगा, सॉरी, और इधर भी एरिया होगा। तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपको ये एरिया लेना है, और y इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x/4। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन पे आपने r देखा कि ये r क्या होगा, तो r तो इसी से लेना पड़ेगा। और हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए यहाँ के लिए आपका जो थीटा होगा, ये इसे x इक्वल टू आर cos थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा ले सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा हो गया। सही है ना, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू sec 2 थीटा हो गया। अब क्या है कि आर स्क्वायर इक्वल टू sec 2 थीटा हो गया, और यहाँ पे आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, sec 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो 1/2 sec 2 थीटा डी थीटा। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो आप देखो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास log sec थीटा लिखा जा सकता है क्या, log ऑफ sec थीटा, जैसे मान लीजिए ये है, तो log sec थीटा को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नहीं, log sec थीटा का सेट इंटीग्रेशन हमने गलत किया है, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा, है ना। sec थीटा का यहाँ पे 1/2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ sec 2 थीटा प्लस और tan 2 थीटा। एक सेकेंड है ये, तो 1/2 log ऑफ sec 2 थीटा और tan 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। और इसके साथ में क्या होगा, क्योंकि थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 से डिवाइड भी होगा, तो इसको ओवरऑल डिवाइड कर दिया हमने 2 से। तो यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन रॉन्ग होगा, तो ये हो गया। तो अब आप ये देखिए, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 हो गया, और 1/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया। 1/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ sec ऑफ 2 थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा, और जीरो से कहाँ तक आ जाएगा, tan 1/3/4। ठीक है, तो फिर 1/4 और ये वाला वैल्यू आप पुट कर लो, तो sec ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनर tan 1/3/4 प्लस tan of 2 टाइम्स ऑफ 3/4। तो फिर इसको अगर सिंप्लीफाई आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। सही है ना। तो इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है बेटे, कैसे आर स्क्वायर अगर आपको हाँ पोलर सर। फॉर्म में दिया है तो आर स्क्वायर डी थीटा का यूज़ करना है हमें। तो एक एक ट्रिकी क्वेश्चन इसमें इस तरह का दिया है आपकी मॉड्यूल में। तो लेट C1 C2 एंड C3 बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू fx। ठीक है, तो तीन फंक्शन आपको दे रखे हैं, C1 C2 C3, और आपको जैसे 0 to x इज लाई बिटवीन 0 to 1 इस तरह से दे दिया। f(0) इक्वल टू 0 दिया हुआ है फंक्शन का, फॉर ए पॉइंट ऑन C1 कर्व, C1 आपका पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने ड्रॉ किया। फॉर ए पॉइंट ऑन C1 कर्व, तो इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया, तो अगर इस पे हमने कोई p पॉइंट लिया है, तो आपसे क्या बोला है, फॉर ए पॉइंट ऑन C1 लेट द लाइन थ्रू p पैरेलल टू एक्सिस। तो एक्सिस मतलब
पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपको लेना है, इस वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दिया है। मीट C2 एंड C3 एट Q एंड R, तो ये Q और R पे इसको मीट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ फॉर एवरी पोजीशन P ऑन C1, कोई भी P पॉइंट इस पे मूव करेगा उसके लिए, द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन OPQ, OPQ ये वाला जो एरिया है वो एरिया ORP, ORP ये दोनों जो एरिया है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो P वाला पॉइंट आप कोई भी लो तो उसके लिए ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। तो आपसे क्या बोला, डिटरमाइन द फंक्शन fx, तो fx आपको कैलकुलेट करना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखो दो तरह का एरिया हो गया, एक तो ये वाला एरिया है और दूसरा ये एरिया है। तो A1 A2 हमेशा क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए आप एक तो यहाँ एरिया कैलकुलेट कर लोगे। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह से फॉर्म करोगे, देखो आपको स्ट्रिप फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें y2 माइनस वाई वन इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो एक तो हमारा y2 माइनस वाई वन इंटू डी एक्स हो गया। और इसके लिए अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का ले लेंगे, है ना, एरिया। तो ये क्या होगा, ये y2 माइनस यहाँ पे भी वाई x2 माइनस एक्स वन इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले की। तो यहाँ से x2 माइनस एक्स वन करना है और इंटू डी एक्स करना है, x2 माइनस एक्स वन इंटू डी एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू रूट ओवर वाई, सही है। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, y/2, तो रूट ओवर वाई माइनस y/2 dy। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाँ, तो x2 माइनस एक्स वन इंटू डी वाई, सॉरी, तो ये आपका dy हो जाएगा यहाँ पे, d इंटू वाई, तो ये dy हो गया। नेक्स्ट आपका, और आप ये देखो यहाँ पे जो आप वैल्यू ले रहे हो तो वो जीरो से लेके यहाँ तक का इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ तक का इंटीग्रेट करोगे तो इस वाले पॉइंट पे y2 का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपका x2 है। तो इसीलिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया जीरो से x2 तक का। दूसरा, अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का, तो ये x है। तो जीरो से x तक का, जीरो से x तक का इंटीग्रेट किया। और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है माइनस एफ एक्स आ गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे एफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो एफ एक्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगेगा फिर। तो आपका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा। एंड y इज रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो x आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो ये हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर को x, देखो x यहाँ पे जो x है वो इससे रिप्लेस होगा तो सेम ही रहेगा, ये तो कोई चेंज ही नहीं होगा। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा आपका, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं या आपका एफ एक्स इधर ले लो और ये वाला वैल्यू इधर ले लो। तो फाइनली वी गेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे ये सब क्वेश्चन देखने में ना लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगता है, मगर फिर क्वेश्चन वो सब बड़े इजी हैं। क्लियर है बेटे। तो ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं, अभी दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर आपका इसके पोलर फॉर्म में दिया है तो क्या किया जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो एरिया कैसे निकालोगे। हाँ सर। और कोई क्वेश्चन। सर वो 14 वाला। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स ई की पावर x दिया, एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन 14, वेयर c इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व। अच्छा, क्या क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू c, where c is the x coordinate of the curve, inflection point is area bounded by the,
अच्छा, x इक्वल टू सी बोला है, वेयर सी इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व इन्फ्लेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये कर्व दिया आपका। देखो x, ये तो क्या होगा, x इक्वल टू जीरो हो गया, y इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया, ऐसे ही हो गया। दूसरा क्या है, x e की पावर माइनस ऑफ x, अगर हम इसको देखें तो अगर आप x की जगह पे जीरो पुट करोगे तो एट x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू जीरो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बात क्या है कि x इक्वल टू अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, तो ये जीरो है और इसको वन बाई इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। जीरो बाई जीरो फॉर्म पे इन्फिनिटी पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये वैल्यू क्या आएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, y इक्वल टू लिमिट ऑफ, सॉरी y नहीं, लिमिट लगा देंगे e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन बाई एक्स, और लिमिट x टेंड टू जीरो, सॉरी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा बेटा। तो e की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन आएगा तो माइनस वन आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, हाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ मैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एक्स हो गया। तो अगर एक्स टेन टू, अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो अभी भी ये इन्फिनिटी मल्टीप्लाई जीरो फॉर्म है। तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, और इसको मैं ऐसे बार बार इंटीग्रेट करते जाऊँ तो यहाँ पे एक्स की पावर ये इंक्रीज होते जाएगा, मगर होगा तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी। तो यार एल हॉस्पिटल रूल से तो इसको मैं फाइंड नहीं कर पाऊँगा, और क्या कर सकते हैं, चलो तो उसको छोड़ देते हैं। इन्फिनिटी पे क्या है इसका नेचर, एक्स, और क्या देख सकते हैं इसको, हमारा y इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके क्या मिलता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन तो e की पावर माइनस एक्स आएगा, और x और e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये, और माइनस एक्स का वन हो गया, तो ये हो गया e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स, तो अगर मैं e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से वन माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ, जीरो। जहाँ पे आपका फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो हो जाए ना, तो इसको, सॉरी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना, वो भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही रहेगा, माइनस वन आ जाएगा, और वन माइनस एक्स हमने ऐसे ही लिख दिया, प्लस e की पावर माइनस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस ऑफ वन होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, e की पावर माइनस एक्स आपने कॉमन ले लिया, माइनस वन भी कॉमन ले लिया, और वन माइनस एक्स प्लस वन आ गया, तो ये आया माइनस e की पावर माइनस एक्स और टू माइनस ऑफ एक्स, तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पे, नहीं मगर सी x इक्वल टू सी, वेयर c इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कर्व इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे हमारा, अगर x इक्वल टू हम वन ले लें
तो यहाँ 1 तो पुट करना है नहीं, हाँ चलो मतलब सही, मगर वहाँ तो मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा। x इक्वल टू 1 आ रहा है ना, एक एक तो x इक्वल टू 1 है, और दूसरी बात इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे भी, इन्फिनिटी कैसे पुट कर दें। तो x इक्वल टू 1 पे अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो माइनस e की पावर -1, 2 - 1 1 आ जाएगा, यानी कि ये आएगा 1/e लेस देन 0, तो 1 पे मैक्सिमा आएगा। तो x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन का, और x इक्वल टू 0 पे 0 है, और इसके बाद ये कर्व ऐसे जाता है। ये x इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि जब मैं ग्रेटर देन वैल्यू x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करूंगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा, तो ये कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, हाँ या ना। हाँ ये अलग बात है कि e की जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका 0 की तरफ जाते जाएगा, हाँ या ना, ऐसा होगा ना। जैसे जैसे आप x का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, इसका वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह का ये ग्राफ फॉर्म होता है, ऐसे करके जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की बात की गई है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन तो हमें दिख नहीं रहा है एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़ के। 0 पे क्या होगा, x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया, x इक्वल टू सी लिया, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी। इन्फिनिटी पे देखो दोनों सेम ही है, वो यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता तो e की पावर इन्फिनिटी 0 होता, मगर वही 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी वाला केस हो जाता है ये। और यहाँ पे भी सिमिलरली अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो वही 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट 0 ही देता है ना। ये वाला जो ये ऐसे ही है जैसे x मल्टीप्लाई e की पावर x है, जो 10 to 0 होता है ये। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा इन्फिनिटी है लास्ट वैल्यू, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है वो इन्फिनिटी पे है। तो इसका मतलब मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x e की पावर माइनस, सॉरी, माइनस ऑफ x, अगर मैं ऐसा ले लूँ। अच्छा मैंने ये देख लेना कि मैंने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया है डिफरेंशिएशन करने पे, थोड़ा ये ध्यान दे देना हाँ? और दूसरी बात एक और चीज़ है, इन्फ्लेशन को आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो इससे, कि x इक्वल टू अगर आप 2 पुट कर दो ना, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 0 है, तो जहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन ये 0 होगा वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। तो ये भी हो सकता है, तो आप इसकी जगह पे ये ले लो x इक्वल टू 2 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 तक का, तो x का और इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड ये हो जाएगा, x बाहर गया, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1,
अब माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस ऑफ एक्स, एक्स e की पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 का इंटीग्रेशन, एक्स e की पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1। तो आप 0 से 2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो जब मैं 2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 ए की पावर माइनस ऑफ 2 बाय माइनस 1 प्लस ए की पावर माइनस ऑफ 2 बाय माइनस 1 माइनस, अगर 0 पुट करूँगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका e की पावर माइनस 0 0 सॉरी 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ 3 e की पावर माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 माइनस 3 e की पावर माइनस ऑफ 2। तो ये आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बेटा ये याद रखना आपके जहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा 0 होगा, वो भी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। जहाँ पॉजिटिव होता है, सही बात है, देखो जहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ पे मिनिमम आता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम आएगा, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम आएगा। तो 0 पे क्या आएगा, तो 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आता है आपका। क्लियर है? हाँ सर। लिए 14 हुआ हमारा आज, 11 हो गया और 5 हो गया। एक सर लास्ट 16 वाला। कौन सा? 16। 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका शायद वैसा ही क्वेश्चन है वो। कंसिडर टू कर्व, एक तो C1 दिया है y इक्वल टू 1/x, और C2 दिया है y इक्वल टू ln of x on the xy plane, and D1 denote the region surrounded by C1 and C2 and the x इक्वल टू, चलो पहले तो कर्व ही ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया, ये तो एक्स वाई इक्वल टू 1, तो एक्स वाई इक्वल टू 1 कैसे जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 1 सी स्क्वायर वैसे, और एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 0, और एक्स की जगह पे 1 पुट कर दें, एक्स और वाई दोनों 1 पुट कर दें तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा इस पे 1 1। और यहाँ पे पॉइंट होगा 1,1 या -1 ये हो गया। दूसरा है ln ऑफ एक्स, तो ये हो गया ln ऑफ एक्स, और आपको क्या लेना है, और D1 denote the region surrounded by C1 and C2 and the line x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे जो हमारा लॉग है तो बेटा इसको हटाते हैं पहले, x इक्वल टू 1 पे लॉग 0 होता है ना, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और आफ्टर 1 ऐसे जाएगा, ये हो गया। तो ये रीज़न आ गया आपका, ये रीज़न लेना है आपको, तो ये D1 है।
दूसरा आपसे बोल रखा है D2 डिनोट द रीजन सराउंडेड बाय C1 C2 एंड x इक्वल टू लाइन x इक्वल टू a। हाँ सेम क्वेश्चन हो गया ना कि आपका जो रीज़न है अब ए एक्स इक्वल टू ए है और ए के बारे में मगर ये नहीं बोला है कि वो पॉजिटिव है, ये क्या है, वैसे तो पॉजिटिव ही होगा। सही है। तो अब ऐसा हो सकता है कि जैसे ये लॉग है और ये फंक्शन हो गया तो एक्स इक्वल टू ए इधर कहीं पे हो, तो उस केस में ये रीज़न आ जाएगा और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल है तो आप ये रीज़न ले सकते हो क्योंकि इधर तो पॉसिबल नहीं है ना, इस तरह पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर देता तो वो इस रीजन से ये पूरा रीजन लेते, तो ये इधर तो पॉसिबल होता ही नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है, आपको यहाँ पे जब आप देखोगे तो पहले तो आपको ये पॉइंट निकालना है, कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में। तो एक तो y और x दोनों अगर इक्वल यहाँ पे ये जो है, तो y की जगह पे मैं 1/x लिख सकता हूँ और ये ln ऑफ x है ना। तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x का वैल्यू क्या पुट करें कि दोनों इक्वल हो जाए। बात ये है ये, या आप इसको x इंटू ln ऑफ x कह सकते हो। x का वैल्यू 1 से बड़ा हमें पुट करना है और ऐसे पुट करना है कि दोनों इक्वल हो जाए। तो क्या कॉमन पॉइंट होगा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या हो सकता है यार। तो यहाँ से तो अगर हम देखें तो x इक्वल टू ई की पावर 1/x हो गया, मगर x की जगह क्या पुट करें कि दोनों इक्वल हो जाए। अच्छा नहीं, ये तो 1 है। क्या कोई कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिसको हम पुट करें तो आ जाए आपका, सोचो तो। 1 के बाद कोई ऐसा पॉइंट ln दे रखा है तो जाहिर सी बात है ई भी हो सकता है, ई पुट करेंगे तो 1/e, ई पुट करेंगे तो ई 1 हो जाएगा मगर यहाँ 1/e आ जाएगा। x की जगह पे हम पुट कर दें, मान लो c1 है, तो इंटीग्रेशन क्या आपने 1 से c1 तक का, और ऊपर आ रहा है आपका 1/x फंक्शन y माइनस ऑफ ln ऑफ x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है c1 से लेके a तक का, और यहाँ पे आ रहा है ln ऑफ x माइनस 1/x, ऐसे ले लो। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया ln ऑफ x, और ln ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर x इंटू ln x माइनस 1। x इंटू ln ऑफ x माइनस, सर वो x ब्रैकेट में है। मतलब यहाँ पे x आएगा। हाँ चलो, तो x इंटू ln ऑफ x माइनस x ये हो गया, और 1 से लेके c1 तक का चले गया। दूसरा आपका x इंटू ln ऑफ x माइनस x और माइनस ln ऑफ x, इसका वैल्यू भी हमने पुट कर दिया a से c1 तक का। तो c1 पुट करेंगे तो ln ऑफ c1 माइनस c1 ln ऑफ c1 माइनस c1, और 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका
ए पुट करोगे तो ए ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ ए, और सी के लिए आपका C1 ln ऑफ C1 माइनस, सॉरी ऐसे -C1 माइनस ln ऑफ C1। ठीक है, और C1 के लिए हम ये जानते हैं कि एट C1 ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि 1/C1 इज इक्वल टू ln ऑफ C1 है, ये हम जानते हैं C1 के लिए। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि C1 ln ऑफ C1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ln ऑफ C1 हो गया माइनस ये वाला वैल्यू तो 1 हो जाएगा, -C1 और माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू ए ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ ए माइनस ए, इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस ln ऑफ C1 माइनस C1। ठीक है, तो अब कुछ यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ln ऑफ C1 माइनस C1 इज इक्वल टू ए ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ ए माइनस ए, -1 माइनस माइनस ln ऑफ C1 और प्लस C1, तो ln ऑफ C1 से C1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2C1 इज इक्वल टू ए ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ ए माइनस ए। अब इससे ए कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा, अगर मैं इसका ना ये जो वैल्यू है इसका लॉग लूँ तो log x, ये log 1 होगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ x हो जाएगा, तो ये तो 0 है, log x हुआ प्लस log ऑफ ln ऑफ x। तो हमने माइनस ऑफ ln ऑफ x बोला इसको, ln ऑफ x, तो ln ऑफ 1/x इज इक्वल टू ln ऑफ x, तो हम तो ये कह ही रहे हैं 1/x इक्वल टू ln ऑफ x है। ऐसा क्या वैल्यू x की जगह पुट करें कि ये दोनों इक्वल हो जाए? e तो पुट करने से रहे, अब यार यहाँ पे क्या किया जाएगा, a कैसे निकालें, वैल्यू ऑफ a बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, C1 A1 a माइनस 1 इंटू ln ऑफ a माइनस a 1 माइनस 2C1। सोचना पड़ेगा यार बेटा इसके लिए, ये वाला पॉइंट सोचना पड़ेगा, तो इसमें तब बता पाऊंगा मैं। चलो ठीक है, सोचता हूँ मैं इसके बारे में कैसे करेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 1 से लेके 17 नेक्स्ट। हाँ सर। ठीक है, इतना कर लेना। ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय बाय सर, PDF भेज देना। हाँ हाँ भेज दूँगा। बाय सर, थैंक यू सर।